हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। रीज़न ये है कि आपका एग्जामिनेशन अब एक महीने ही लगभग बाकी है। 14th ऑफ जुलाई से आपका एग्जामिनेशन है। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपसे बताया था कि कई बारी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम पे सीजीएल को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, सीएचएसएल को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, बट बाकी एग्जामिनेशंस को छोड़ देते हैं। तो आपके लिए एक लाइव एग्जांपल है, ये एसएससी जीडी के 76 शिफ्ट्स, मतलब 76 शिफ्ट में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, टोटल 1520 क्वेश्चंस आए थे। उनमें से हमने कुछ 200-250 क्वेश्चंस यहाँ पे चुने हैं और वो सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको डेफिनेटली इस सीरीज का फायदा मिलेगा। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपने आज का सेशन। लास्ट सेशन हमने जहां पे फिनिश किया था हम उसके आगे ही आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था, इसके आगे हम कंप्लीट करेंगे। ये भी क्वेश्चन काफी प्यारा था और सिंपल सा ही था, बट ये है कि कई बार बच्चे गलती करते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन, यहां पर बीच में देखो सीजीएल 18-19 में प्रोपोर्शनेट्स में खूब क्वेश्चन आए, फिर सीजीएल से गायब होने लगे, जीडी में अभी दिख रहे हैं। वी कैन एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन या इनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस जो और बन सकते हैं, ये आप आगे के एग्जामिनेशंस में ट्राई कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ देखते हैं मीन प्रोपोर्शन। बड़ा सिंपल सा होता है, जो भी दोनों टर्म आपको दे रखे हैं उन दोनों टर्म का अंडर रूट ले लीजिए। दैट मीन्स वी कैन से 4 + 2 √3। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 6 - 3√3 से आपने मल्टीप्लाई कर देना और उठा के सॉल्व कर देना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर आप प्यार से देखोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करते हैं डायरेक्ट। 4 से 6 जाएगा, कितना आएगा 24। अब देख लो 4 और -3√3 करोगे, 4 से अगर -3√3 का गुणा करोगे तो बनेगा माइनस का 12 √3। और ध्यान से देखो 6 से अगर मैं 2√3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा प्लस का 12√3। -12√3 + 12√3 हो गया कैंसिल आउट। अब सिर्फ आपका ये वाला एक टर्म बचा, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6√3, 2 3 जा 6, और ये देखो √3 × √3 हो जाएगा 3, तो 6 3 जा 18, तो 24 - 18, आंसर आपका कितना आ जाएगा √6। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कुछ ऐसा खास यहाँ पे था नहीं। उम्मीद है बात आपको हो गई होगी क्लियर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। आपको एकदम बेसिक बात पता होनी चाहिए, मेन प्रोपोर्शन आपने निकालना है, √AB इज द फॉर्मूला, दोनों गिवन टर्म्स का अंडर रूट ले लीजिए, बात हो गई खत्म। बढ़ते हैं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज अवर क्वेश्चन नंबर, अगला अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, दो नंबर्स हैं P और Q, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि P के 8% और Q के 4% का जो योग है, जो सम है, दैट इज इक्वल टू P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। तो P रेशियो Q बताना है। बेसिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं, P का 8%, मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 8P/100। प्लस में आ जाओ, क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि Q का 4%, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4Q/100। अभी मैं यहां पर कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, मन तुरंत कहता है कि सिंप्लीफाई कर दो, बट देखते हैं सिमिलैरिटी मिलेगी। डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट वैल्यूज को हम काटेंगे। नाउ कह रहा है कि P का 5%, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 5P/100, और प्लस में Q के 7%, दैट मीन्स वी कैन से 7Q/100। और ये कह रहा है कि इनके योग का 2/3 है। इस सम का क्या है, ये 2/3 है। दैट मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 2/3। डायरेक्ट करते हैं, एक लाइन का एक क्वेश्चन बचा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है अपने को। 8P/100 एज इट इज लिख लेता हूं मैं। माइनस में क्या आ जाएगा, आप देख लो, 5 से इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 10P, और 100 × 3 हो जाएगा 300, तो ये बन जाएगा माइनस का 10P/300। ये बराबर आ जाएगा किसके, 14Q/300, और माइनस में आप ये वैल्यू इधर लेके चले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 4Q/100। सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इधर से भी 300, इधर से भी 300, दैट मीन्स डिनोमिनेटर हो गया गायब। बढ़ते हैं, अब देख लो, ये 300 है तो 24P, और ये बनेगा माइनस में 10P, तो बनेगा कितना 14P। 300 गायब हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। नाउ हियर 14P, यहां पे 3 का गुणा करोगे बन जाएगा 12,
14q माइनस 12q दैट मीन्स 2q। ये कितना आ गया 2q। तो हियर इट इज p अपॉन q इज इक्वल टू 2 अपॉन में 14 और वी कैन से इट विल बी 1:7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन कई बार आप जबरदस्ती टाइम ले जाते हो। यहां पर कुछ मैंने किया नहीं है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी तो इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप और आसानी से कर पाएंगे, या दोनों इक्वेशंस को पढ़ के डायरेक्ट सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। बट आप कब कर पाओगे? जब आपकी कैलकुलेशंस पे प्रैक्टिस होगी। और मैं बार बार कहता हूं स्टेप स्किपिंग, इमेजिनेशन ऑफ इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास फाइंड द रिमाइंडर। देखो, अब देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। कई बारी बच्चा देख के इसको घबरा जाए कि पता नहीं कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्या ही प्रॉब्लम है। और इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। बस इस नंबर को फोकस करो। 3126 अपॉन में 5 लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी आते तो 3125 तो 5 की पावर्स में आ जाता है। और अगर 3125 5 की पावर में आता है तो यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा? यहां से रिमाइंडर बचेगा 1। और उसके बाद कितनी भी पावर हो अपने को क्या फर्क पड़ता है? अगर रिमाइंडर 1 है, पावर कुछ भी हो जाए, अपना फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो, योर आंसर विल रिमेन एज 1। तो बहुत सिंपल सी बात थी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो आंसर कितना हो गया? 1। अब बस इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो विद इन 5 सेकंड्स आपने टिक मार के आगे बढ़ना है। इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो, दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम, फिर आपके प्रैक्टिस में कमी है। तो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। बहुत अच्छी बात है। ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना होगा ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन। और एक ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड ये है कि मैंने इससे पहले आपको सीजीएल के भी बेस्ट क्वेश्चंस कराए थे, अभी मैं आपको जीडी के बेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं। बट ये क्वेश्चन सीजीएल में नहीं पूछा गया, इससे सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए और यहां पर एक थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया। इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखते हैं। ए की चाल बी से 30% अधिक है। दैट मीन्स अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखता हूं, ए की लिखा और बी की लिखा, तो स्पीड का रेशियो ए की चाल बी से 30% ज्यादा है। दैट मीन्स अगर बी 100 है तो ए 130 है, और वी कैन से दिस इज 10 एंड दिस इज 13। तो ये आ गया चाल का रेशियो। अब सबको पता है कि अगर चाल का रेशियो पता है, स्पीड का रेशियो पता है, तो टाइम का रेशियो उसका रिवर्स हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम इसको रिवर्स करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं भाई टाइम का रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा? 10:13। मतलब अगर उस दूरी को ए ट्रेवल करेगा तो उसे 10 यूनिट टाइम लगेगा, जबकि बी ट्रेवल करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा? विच विल बी 13 यूनिट। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग शुरुआती बढ़त के रूप में देना होगा? कई लोगों को डाउट होता है ये शुरुआती बढ़त का क्या मतलब है। सर्कुलर ट्रैक पे देखते हो कि एक आदमी पीछे रहता है थोड़ा सा डायगोनली, दूसरा थोड़े से आगे रहता है, तीसरा और आगे रहता है, ये होती है शुरुआती बढ़त। तो अब मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहां पर जो ये बी है, अगर ये उस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो उसको 3 यूनिट टाइम क्या लग रहा होगा? एक्स्ट्रा लग रहा होगा। ये बात तो कंफर्म है। अगर बी उस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो वी कैन से कि उसे 3 यूनिट टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। नाउ अब देख लो 117 मीटर लंबी दौड़ है। कितनी? 117 मीटर लंबी दौड़ है। अगर बी, मैं पूछूं कि ए इस रेस को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ए इस रेस को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, तो आप कहोगे साहब 117 मीटर की दौड़ है, चाल अगर उसकी 13 है, तो मतलब 9 यूनिट टाइम में वो उसको कवर कर लेगा। बोलो हाँ या ना? कितने टाइम में कवर कर लेगा? क्योंकि ए की मुझे स्पीड पता है, दिस इज 13, टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है 117। दैट मींस वी कैन से, अगर मैं कहूं कि ए इस 117 मीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, तो इट्स दैट मच इजी कि हम कह सकते हैं 9 यूनिट टाइम में कवर करेगा। ठीक है, अब देख लो, मुझे यहां पर पता है कि यहां पर टाइम का डिफरेंस कितना है। टाइम का डिफरेंस यहां पर कितना है? 3 यूनिट। तो अगर मैं कहूं कि ए ने बी को कितनी बढ़त दिया होगा, तो भाई ए ने बढ़त दिया होगा 9 इंटू 3, दैट मीन्स 27 मीटर की बढ़त दी होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो बस इतना सा इस क्वेश्चन का आंसर है। बस सोचने का नजरिया था और कुछ भी यहां पर नहीं है। 27 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21। कई लोगों को डाउट होगा कि आपके कमेंट्स नहीं ले रहे हैं ऑल, तो बेटा ये सेशन आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, क्योंकि लाइव क्लास शायद उस टाइम पे कुछ इशू आ रहे थे, तो आप ये क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हो। बट स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको कल के सेशन में हम लाइव ही आगे से डिस्कस कर रहे होंगे, तो यू कैन आस्क योर डाउट, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। अगर किसी का कोई छोटा सा भी डाउट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में रह जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है कि आपके कमेंट्स नहीं देखे जा रहे हैं। आपके कमेंट्स हम डेफिनेटली एड्रेस कर लेंगे कल के लाइव सेशन, या फर्दर सारे हम लाइव ही सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है 500 रुपए को ए, बी, सी और डी में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि ए और बी की धनराशि सी और डी की मिलाकर किसी धनराशि का 3 गुना है। एक एक लाइन पढ़ते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन को पकड़ते हैं। कह रहा है ए और बी की धनराशि, दैट मीन्स मैंने लिख लिया अपने पास ए प्लस बी। अब क्या कह रहा है, ए और बी की धनराशि सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि का 3 गुना है। मतलब ये 3 गुना है किसका, सी प्लस डी को मिलाकर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, सिंपल सी बात। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो पकड़ते हैं एक एक कंडीशन को। अब कह रहा है बी की धनराशि सी की धनराशि का 4 गुना है। मतलब अगर सी 1 है तो बी कितना है, 4 है। लेकिन अभी यहां से लिखना नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। सी की धनराशि डी की धनराशि का 1.5 गुना, ये काम का स्टेटमेंट है। आप इसको पकड़ो, सी जो है वो डी का 1.5 गुना है, यही कह रहा है, सी डी का 1.5 गुना है। तो अगर मैं डी को मान लेता हूं 2x, अब देखो मैंने 1 और 1.5 नहीं माना, डेसिमल से बचना चाह रहा था। 2 का 1.5 गुना 3 होता है, इट इज वेरी सिंपल, तो मैंने जानबूझ के माना। डी क्या है, 2x। कह रहा है सी इसका 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, दिस इज 3x। तो ये इक्वेशन तो बन जाएगी ये। अब आ जाओ, अब यहां से पकड़ो, देखो क्या कह रहा है, बी की धनराशि सी की धनराशि का 4 टाइम्स है, तो बहुत आसान हो गया। अब सी कितना है, 3x, तो बी कितना आ जाएगा, 12x। बी कितना आ जाएगा, 12x। अब देख लो, मुझे इक्वेशन अगर बनाना हो ए कितना होगा, तो देखो 3 तो 5 या 15, ये बन रहा है 15x, ये 12x है, तो ये कितना आ जाएगा, 3x। आपके पास ये इक्वेशन बन गया। अब मैं निकाल सकता हूं 500 में इसको बांट के। अब देख लो आपसे क्या कह रहा है, बी के हिस्से की बात बताओ। देखो बी का हिस्सा इसमें कितना है, 12x है। मतलब मेरा आंसर 12 से डिविजिबल होगा, पहला लॉजिक तो ये लग रहा है। तो एटलीस्ट ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर, यही मेरा आंसर है। बात हो गई खत्म, बस इतना सा मेरा आंसर था। हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बिना आप बांटे। बाकी आपको सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूं कि देख लो टोटल कितना था, 500। टोटल कितना था, 500। ये देख लो 12 3 15 3 18, तो 20 अपॉन में 20x मल्टीप्लाइड बाय बी का चाहिए तो 12x करेंगे। x से x कैंसिल आउट, ये काटोगे 25 बारी, 25 इंटू 12 300। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बट हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल तरीके से बताया है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। स्टिल अगर किसी का डाउट होगा तो प्लीज नोट इट डाउन, विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल द डाउट्स इन नेक्स्ट सेशन। सो आपको परेशान नहीं होना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि P उतना कार्य कर सकता है जितना Q और R मिलकर कर सकते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 8 घंटे 24 मिनट में कर सकते हैं। R इसे 42 आवर्स में कर सकता है, तो Q अकेले इस काम को कितने दिन में करोगे। एफिशिएंसी का रोल है, टोटल वर्क बराबर करना है, नथिंग एल्स। पढ़ते हैं एक लाइन और सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, P और Q P उतना कार्य करता है जितना Q और R, मतलब P का जो एफिशिएंसी है वो Q प्लस R की एफिशिएंसी के बराबर है। ये पहली लाइन का मतलब हुआ, बोलो हाँ या ना। P उतना ही कार्य करता है जितना Q और R करते हैं, तो मैंने इक्वेशन बराबर कर दिया। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है P और Q मिलकर एक कार्य को 8 घंटे 24 मिनट में करते हैं। तो टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो P प्लस Q का 8 घंटे 24 मिनट का कार्य, 8 घंटे 24 मिनट का कार्य। जल्दी से चेंज करते हैं, 24 मिनट का मतलब 24/60 का मतलब 2/5, तो 8 कंप्लीट 2/5, तो कितना बन जाएगा, 42/5। तो दैट मीन्स P प्लस Q का 42/5 आवर्स का काम, ये बराबर हो जाएगा R उसे 42 घंटे में कर सकता है। दैट मीन्स R का 42 आवर्स का काम, ये किसके बराबर हो जाएगा, R इंटू में 42। तो देखो ये और ये तो कट गया।
अब मैंने एक कंडीशन पहले ही रखी, P बराबर Q प्लस R है, और इस वैल्यू को मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं तो कितना बढ़िया हो जाएगा। क्या करता हूं, P बराबर मैंने रखा Q प्लस R। अब जैसे ही मैं P बराबर Q प्लस R रखूंगा तो ये देखो कितना बन जाएगा, 2Q प्लस में R, ये वाला R आपका आ जाएगा नीचे और बराबर आ जाएगा, देखो 42 कट गया, ये बन जाएगा 5:1। और वी कैन से 2Q इज इक्वल टू, देखो 5R में से 4R जाएगा, बचेगा 5R में से आपका R जाएगा, बचेगा 4R, तो वी कैन से Q अपॉन R इज इक्वल टू 2:1। मतलब अपने पास Q और R की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, और रेशियो आ गया तो समस्या ही खत्म हो गई अब तो। अब देख लो टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो टोटल वर्क क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि आर का 42 घंटे का काम टोटल काम है, आर करता है 1 घंटे में 1 यूनिट काम, तो 42 घंटे में कितना काम करेगा, 42 इंटू में 1, ये आ गया अपने पास टोटल काम। और जब इस टोटल काम को कौन करेगा, क्यू करेगा, जब इस टोटल काम को क्यू करेगा तो क्या कितने समय में करेगा, तो टाइम बाई क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 अपॉन में 2, दिस इज नथिंग बट 21। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21 घंटे में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। बस इतना सा आंसर था, तो कोई कठिन नहीं लग रहा होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जबरदस्ती का लैंग्वेज को इधर उधर घुमा फिरा के लिखा गया था, बट आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होगी, और अगर है भी तो हम तो बैठे ही हुए हैं आपको बताने के लिए, यू कैन डेफिनेटली आस्क। ठीक है, बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, देखो रेस से इस बार अलग ही प्यार जगा हुआ है एसएससी का, whether it is CGL, whether it is CHSL, whether it is SSC GD, in every examination they have asked question from this particular topic, तो we can expect कि in upcoming examination यहां से भी questions आ सकते हैं। बढ़ते हैं जरा। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया है। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है तो खान की चाल क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन, देख लो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 1000 मीटर की दौड़, आंसर सारे किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में दे रखे, तो मैं 1 किलोमीटर लिख लूंगा। यदि जॉन की चाल, तो अगर मैं टाइम बाय जॉन निकालूं, टाइम बाय जॉन निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 1000 मीटर है, मैंने इसको लिखा 1 किलोमीटर, अपॉन में चाल कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कितना लगेगा, 1/40 घंटे। तो जॉन के द्वारा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय है 1/40 घंटे। क्वेश्चन कह रहा है खान की चाल क्या होगी, तो अब स्पीड ऑफ मुझे खान निकालनी है, जो कि बहुत आसान है। क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो इतने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। मतलब जितने टाइम में जॉन ने 1000 मीटर चला था, उतने टाइम में खान ने 1000 माइनस 120, दैट मीन्स 880 मीटर चला था। कितना, 880। तो ये कितना आ जाएगा, 880। 880 मीटर है बेटा, और अगर 880 मीटर है और मुझे सारा मामला किलोमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपॉन में 1000 करोगे तो ये 0.880 किलोमीटर आ जाएगा। तो देखो चाल निकालना है, दूरी मुझे पता हो गया, और समय तो कांस्टेंट है। जितने समय में इसने 1000 चला है उतने ही समय में 880 चल रहा है। तो अब इसके लिए समय तो कांस्टेंट हो गया, विच इज व्हाट, 1/40। तो ये आ जाएगा 1/40। और वी कैन से 0.880 इंटू में 40, दिस इज योर आंसर। कैलकुलेट करते हैं, 0 4 8 32 का 2 कैरी ऑन 3, ये आ जाएगा 35। आपका यहाँ पे 3 प्लेस बाद डेसिमल लग जाएगा, एक 0 यहाँ पे लगा दो, ये लगा दो, 35.2, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस गुणा करना था और कुछ नहीं, 40 से गुणा है तो एक 0 और लगेगा, 3 प्लेस पे डेसिमल लगा दिया, 35.2 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक किसी का कोई दिक्कत होगा। दिक्कत है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो। कॉन्सेप्चुअल आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, मैं आपको बता दूंगा। तो दैट इज नॉट द केस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 काफी बड़ा सा दिख रहा है, क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में अपने को कह रहे हैं, अब देखो कह रहे हैं एक यात्रा में किरण ने बाइक से
50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे की यात्रा की। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसके अलावा उसने कार से इस चाल से इतने घंटे तक यात्रा की, आराम किया, अपने गंतव्य पहुंचने के लिए इस तरीके से किया, और औसत चाल बतानी है। टोटल क्वेश्चन किस बात का है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई एवरेज स्पीड बता दो, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटे समय। तो नाउ कुछ है ही नहीं फिर तो। दूरी कितनी चली? एक लाइन में सॉल्व करते हैं। 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक चला, तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 50 इंटू में 3 मतलब 150 मील तो उसने ये ट्रेवल की। कितनी? 150 मील तो ये ट्रेवल की। आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की, तो 65 इंटू 2 दैट मीन्स 130। तो ये कितना आ जाएगा? 130। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। आगे आ जाओ। अब क्या कह रहा है? आराम टाइम को तो हम बाद में निकालेंगे, अभी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो आराम को अभी छोड़ते हैं। आराम के बाद उसने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 80 इंटू 4 दैट मीन्स 320। तो ये कितना आ जाएगा? 320। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपने पास आ गए। अब अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन बहुत आसान है। 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की, तो ये हो गया 3 आवर्स। प्लस में 65 मील पर घंटे की चाल से 2 घंटे, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद उसने 2 घंटे आराम किया है, तो ये भी 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो वो भले नहीं ट्रेवल कर रहा था, बट दैट टाइम विल बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। अब आगे आ जाओ, लास्ट में 4 घंटे है, तो आप देख लो ये कितना हो जाएगा। आपके पास 0 आ गया, आपके पास 5 3 8 2 10 का 0, कैरी ऑन 1 1 2 1 3 3, कितना आ गया आपके पास? 6। तो ये आ गया आपके पास, वैसे भी क्लियरली दिख रहा है 280 प्लस 320 600। अब नीचे देख लो, 3 2 5 2 7 4 11, तो आपका आंसर 11 5 जा 55 बचेगा, 5 11 4 जा 44, 54 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। बस इतना सा आंसर था। तो एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन देखो पैटर्न कितना सिमिलर है, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज, मैंने आपको सीजीएल के बेस्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज मैंने सीजीएल टीयर 2 के पेपर में डिस्कस किए, एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज ये जनवरी में हुए जीडी के पेपर्स में भी पूछे गए। तो दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर प्रिसाइजली थोड़ा सा टेक्निकली देखो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जामिनेशन में। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इन सब की मैं पीडीएफ भी डलवा दूंगा, आपने सॉल्व करना है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अब देख लो, फिर प्रोपोर्शनेट का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 24 इज ए एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16 इज बी, देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी। बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपको याद है थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ये बात याद है तो क्वेश्चन कर दोगे झटके में, मतलब 2 सेकंड में। और नहीं याद है तो टाइम लगाओगे। क्या होता है? मैंने कहा बी स्क्वायर अपॉन ए। कैसे? मैं समझा दे रहा हूं। अगर ए बी सी ये तीनों है तो ए अपॉन बी ये बराबर हो जाएगा बी अपॉन में सी। यहां से सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये बात आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो नाउ 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए है, तो 24 का स्क्वायर बटे में 8, तो 24 गुणे 24 बटे में 8, 24 यहाँ 72 बनेगा। तो मुझे ए की वैल्यू आ गई कितनी? 72। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी ये बात समझ पा रहे हो कि कुछ नहीं करना, 24 गुणे 24 बटे 8 करना है। आगे पकड़ो, 4 एवं 16 का मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शन बी है। अभी बताया, पहला ही क्वेश्चन था शायद। √16 इंटू 4 √64 8 आ जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया? 8। आपसे कह रहे हैं a अपॉन बी 72 अपॉन 8, आंसर क्या आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। किसी का डाउट है तो प्लीज आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम डेफिनेटली आपके आंसर्स ले लेंगे। बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप CHSL मेंस लिख रहे हो, बहुत कठिन नहीं आएगा। CHSL मेंस पहली बार चेंज हो रहा है, तो मतलब आप अगर प्रॉपरली तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपने बहुत ढंग से दे रखे हैं,
तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और सीजीएल में तो बिल्कुल नहीं आएगा, वहां पर आसानी होंगी चीजें। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको एक बात बता दूं बेटा, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए कि सिंप्लीफिकेशन डेली आपको 5 से 10 क्वेश्चन करने ही करने। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसको एज अ टॉपिक पढ़ोगे बर्डन हो जाएगा। लेकिन अगर डेली एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन खुद से, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन खुद से कर लोगे तो आपके प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और आपके ये फ्री के नंबर और ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड को भी बढ़ा देगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 3 3 जा 9 1 10, तो 10 अपॉन में 3, मैं इसको हटा रहा हूं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूं। 7 6 जा 42 3 45/7, तो ये कितना आ जाएगा 7 बटे में 45, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। 2 1 जा 2 1 3/2, 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा 22/7। 7 से 7 हो गया कैंसिल आउट, 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट। अब देख लो ये कितना आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 5 जा सॉरी, इसको आप यहां से किससे कर दो, ये आप कर दो 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, तो बनेगा 22 बटे में 9, और ये बराबर है p की पावर 1/2 के, और वी कैन से p इज इक्वल टू 22 बटे 9 का होल स्क्वायर, 484 बटे 81। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो बेहद बच्चों वाला प्रश्न था, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा प्रश्न है, रख दिया तो बस आप सॉल्व करके देख लो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको प्रॉब्लम करे। तो मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहकों को धोखा देता है। बहुत अच्छी बात, वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला रहा है। पहला तो काम उसने ये किया, तो पहला टाइप का धोखा ये है कि भाई शहद में ही पानी मिला दे रहा है। दूसरा, शहद की कीमत 15% बढ़ा दे रहा है। एग्जामिनर की कॉन्सेप्ट उतनी अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, शहद में पानी मिलाएगा तो फिर तो समझ में आ जाएगा मामला। चलो खैर, कुछ और मिलाना पड़ेगा, खैर स्टिल। फिर 15% अपनी कीमत बढ़ा दे रहा है, और वो 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करता है। कुल कितना लाभ कमाएगा। अब देखो कोई फॉर्मूला लगाओ, कुछ लगाओ, ये सब बड़ी कहानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखते हैं कैसे करते हैं। देख लो, मेरा शहद जो है वो लेट से 100 ग्राम था, ठीक है, लेट से 100 किलोग्राम था। एक बेसिक बात, 100 किलोग्राम है 100 रुपए का, सिंपल से समझाऊंगा। 100 किलोग्राम कितने का, 100 रुपए का। अब देख लो क्या कह रहे हैं, 20% पानी मिला दिया, तो अब मैंने इसको कितना बना दिया, 120। अब देखो मेरा शहद कितने का है, 100 रुपए का है, इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। अगर मैंने 20% पानी भी मिला दिया तो कीमत तो अभी भी कितनी रहेगी, 100 ही रुपए मेरी जेब से गया। लेकिन मैं बेचूंगा कितने में इसको, 100 + 20 120 में बेच रहा हूँ। ये बात तो कंफर्म होगी क्योंकि पानी की कोई कॉस्ट नहीं है। फिर कह रहा है 15% बढ़ा दो। इस 120 को अगर मैं 15% बढ़ा दूंगा तो 120 का 15%, 120 का 10%, 12, 5% से 12 से 18 बढ़ जाएगा। तो मतलब इस 120 को 15% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, 138 में। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जब मेरे पास से 100 रुपए का सामान जा रहा है तो उस टाइम पे मैं ग्राहक से 138 रुपए ले रहा हूं, और वी कैन से 38% का प्रॉफिट ले रहा हूं। कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा हूं, 38% का। मैंने क्या बताया कि 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का शहद था, या 100 रुपए कुछ भी मान लो कि 1 किलोग्राम 1 रुपए का, 100 किलोग्राम 100 रुपए, कुछ भी मान लो उसमें। अब मैंने उसमें 20% और मिलाया, तो अभी मेरे पास कीमत तो मेरा 100 ही रुपए लग रहा है, और 20% पानी मिला लिया, तो मैं बेचूंगा कितना, 100 का सामान 120 में बेच रहा हूं। फिर कह रहा है कि अभी नहीं, और सुनो, और फिर 15% का लगा दिया इस पे इंक्रीमेंट, और 120 पे 15% लगा दिया, वैल्यू बन गई 138। तो मेरे पास से सामान जा रहा है मात्र 100 रुपए का, लेकिन मैं चार्ज कर रहा हूं 138 रुपए। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 38%। अब कह रहा है कि उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है, तो देख लो क्या कह रहा है, 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान करता है। तो 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए उसने भुगतान कितना किया होगा, 1200 रुपए का। कितने का किया होगा, 1200 रुपए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। अब देखो, आपने एक बात कैलकुलेट कर ली कि ओवरऑल उसका प्रॉफिट हो रहा है मात्र 38%, तो भाई इसका 38% निकाल के जोड़ दो, या डायरेक्ट ही आ जाएगा, जोड़ना भी नहीं है। इसका 38% ही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, 38%, तो 1200 भी 38% का ही प्रॉफिट आएगा।
तो अब देख लो ये कितना आ जाएगा, 12 8 96 का 6 कैरी ऑन 9, 12 3 36, 36 9 45 456, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस इतना सा था आंसर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि देख लो मेरा आर्टिकल था 100 रुपए का, मैंने 20 रुपए का पानी मिला दिया, तो अब मेरा आर्टिकल कितने का बिकेगा, 120 रुपए का, जिसमें मेरी कीमत कितनी लगी है, मात्र 100 रुपए। अब 100 इस 120 को मैंने 15% बढ़ा दिया, तो अब ये बन गया 138 का। मेरी कीमत अभी भी 100 की थी, मैं बेचूंगा 138 का, कितने का प्रॉफिट है, 38% का प्रॉफिट हो रहा है। अब जो रियल क्वेश्चन है वहां पर बढ़ गया मैं कि भाई 40 रुपए 40 किलोग्राम 30 रुपए पर केजी के हिसाब से लेटेंगे, तो 1200 रुपए का मैंने सामान परचेज किया था, और 1200 का सामान पे अगर मैं 38% प्रॉफिट लूंगा तो दैट विल बी 456 रुपीज का प्रॉफिट। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, डिटेल में समझा दिया है कि बेसिक से करो, ज्यादा फॉर्मूला फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोल आकार का है, फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई है। केक को चॉकलेट में डुबोने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देख लो कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे करेंगे पूरी मजदूरी, और आपको बेटा यहाँ पे पूरी मजदूरी नहीं करनी, मुझे आंसर देना है परसेंटेज में। और परसेंटेज में आंसर देने की खूबसूरती है कि मिनिमल डेटा या डेटा ना भी यूज करके हम कर सकते हैं। अभी देख लो ये जो केक है अपना, वो केक होगा कुछ इस तरीके से, बोलो हाँ या ना, ऐसा ही तो केक होगा। अब देख लो क्या कर रहा है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, फिर उसने इस चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बना दी है, तो कुछ इस तरीके से इस पे 2 सेंटीमीटर, पहले ये 6 था, अभी ये परत कितनी हो गई है, 2 सेंटीमीटर चारों तरफ बनेगी, तो ये परत कितनी हो गई है, 8 हो गई है। इस तरीके से आपको सोचना है। सोचना तो कुछ है ही नहीं, मैं तो जबरदस्ती बता रहा हूँ कि अब आपका जो पहले सर्कल था उस केस में जो रेडियस बन रही थी वो बन रही थी 6, जब इस पे 2 सेंटीमीटर की परत बन जाएगी तो जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8। और आपका क्वेश्चन यहीं से हो गया। कैसे, देखो बेटा, अब अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 4πr² होता है। अब वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ भी होगा या 2 सेंटीमीटर नहीं भी बढ़ा हुआ होगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, आपका क्या आ जाएगा, 4πr²। तो इससे एक निष्कर्ष निकला, इससे एक निष्कर्ष ये निकला कि पहले केस में जो आपका आएगा वो 4π तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 6 का स्क्वायर बनेगा। तो पहले, चूंकि मुझे परसेंटेज में आंसर देना है, तो पहले केस में अगर उसका टोटल सरफेस एरिया 36 था, तो दूसरे केस में अगर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बन जाएगी तो उसका एरिया 8 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 4πr² में एक बार 6 स्क्वायर लगेगा, एक बार 8 स्क्वायर लगेगा, 4π विल रिमेन कांस्टेंट, तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। मतलब पहले केस में विदाउट चॉकलेट अगर उसका टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो वी कैन से इट एज 36 यूनिट। और जब चॉकलेट की लेयर 2 सेंटीमीटर की बन गई, अब कितना हो जाएगा, तो अब वो हो जाएगा आपका 8, 4π 8 स्क्वायर दैट इज 64 यूनिट। कितना परसेंट बढ़ा भाई, चेक कर लो, 36 46 56 64, 28 यूनिट की वृद्धि हो रही है। कितने पर, 36 पर, इनटू में 100, 4 7 जा 4 9 जा 7/9 की वैल्यू निकालनी है। अगर बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है तो 1/9 होता है, 11 सही है 1/9। 1/9 कितना होता है, 11 कंप्लीट 1/9, तो 7/9 कितना हो जाएगा, 77 कंप्लीट 7/9, और 77 कंप्लीट 7/9 वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस इतना सही था। आपको बहुत यहाँ बेसिक फॉर्मूला लगा के, वैल्यू लगा के, पाई की वैल्यू रख के कुछ नहीं करना था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चॉकलेट को डुबाने के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मुझे दिख गई, मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, बात हो गई खत्म। ठीक है, और ये स्फेरिकल बॉल है तो उसको ऐसे कंसीडर करिए, अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो तो स्फेरिकल बॉल है तो जैसे फुटबॉल है, पहले फुटबॉल का जब आप रेडियस नाप रहे हो 6, फिर फुटबॉल के ऊपर एक मोटी लेयर बना दी तो रेडियस कितना हो गया, 8। अब दोनों लेयर से आपको देखना है परसेंटेज का डिफरेंस, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो मेरा आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 77.78 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अभी के पास 10 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है, वह इसे दो बराबर हिस्सों में काटता है, इसे रंगने का फैसला करता है, पेंटिंग की लागत प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 रुपए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गोला और गोलार्धों के पेंटिंग की लागत के बीच का अनुमानित अंतर है। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे टाइम, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता दूंगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। 4πr², 6πr², 2πr², 2π5 इंटू 5, तो 25, 50π, 50π इंटू 10 इज द आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था, 50π इंटू 10। अब आप सोचोगे ये तो डायरेक्ट रट के आए होंगे और बोल दिए होंगे। नहीं बेटा, लॉजिक, अगर इमेजिनेशन कर पाओगे तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे। समझाता हूं मैं क्या किया मैंने। देखो, अगर मेरे पास क्या था, एक यहां पर एक गोला है, एक इस तरीके से एक गोला है, और इस गोले का ये रेडियस है 5, क्योंकि 10 व्यास दे रखा है। अब इस गोले से मैंने दो हेमीस्फीयर बनाए, तो एक हेमीस्फीयर मेरा ये बना होगा और दूसरा हेमीस्फीयर मेरे पास ये बना होगा। देखो, कोई भी स्फीयर होता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। रेडियस क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, पहले बेसिक बात समझ लो कि इसका क्या हो जाएगा 4πr², ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं हेमीस्फीयर की बात करूंगा तो देख लो, हेमीस्फीयर में आपको पता है कि हाफ इसको बीच से काटोगे तो 2πr², और ऊपर की एक लेयर जम जाएगी तो कितना आ जाएगा 3πr², और ये भी कितना आ जाएगा 3πr², तो ये टोटल कितना आ गया 6πr²। तो आपने जब तक काटा नहीं था तब तक था टोटल सरफेस एरिया 4πr², और जैसे ही आपने इसको काट दिया आपके पास दो नई सरफेस आ गई, तो वी कैन से कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6πr²। अब क्वेश्चन हो गया बड़ा सिंपल, ये कितना बढ़ गया भैया 2πr² बढ़ गया। और देखो, यही बात मैंने डायरेक्ट बोल दी थी, 2 इंटू में पाई इंटू में आर का मतलब 10 सेंटीमीटर ये है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 5, ये आ जाएगा। ठीक है, और लागत कितना है 10 रुपए, तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 10 भी कर दो, कितना कर दो 10। अब देखो, पाई की वैल्यू मैं जानबूझ के 3.14 रख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने 22/7 दे रखी, वो कटेगी नहीं, तो मैं डायरेक्ट लेकर राउंड ऑफ में आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 2 पंचे 10 है और यहाँ पर 10 है, तो कुल मिला के यहाँ पे इसमें 100 का गुणा होगा। देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू 5 10 और 10, तो 100 हो गया। 314 इंटू 100 करोगे, 3.14 इंटू 100 तो 314, और इंटू में बन जाएगा 5, क्योंकि ये 5 अभी बाकी है। कितना आ जाएगा आंसर 1570। ये कितना आ जाएगा 3 5 15, 14 5 70, 1570 के नियरेस्ट वैल्यू देख लो, जो आपके पास है 1571.43। अब ये डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 22/7 लोगे तो एग्जैक्ट कटेगा नहीं, और एग्जैक्ट कटेगा नहीं तो 19-20 का वो जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। बाकी आप चाहे 22/7 रख के भी कर सकते हो, बट यहाँ पर कोई नियर बाय और ऑप्शन भी नहीं, तो हमको उतना करने की जरूरत है नहीं। मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एकदम एकदम कंफर्म रखिएगा इसको, चाहे एज अ कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि अगर कहीं पर किसी स्फीयर को मिड से काट दिया गया तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 50% इंक्रीज कर जाता है। कैसे, पहले 4πr² था, अभी 6πr² है, तो 50% बढ़ गया। फिर आगे हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा कि कैसे, मतलब यहां पर कैलकुलेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीडी के पेपर के हिसाब से, और दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैं बार बार इस बात को रिपीटेडली कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने पास। अब देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करेंगे। एक फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, m1d1/w1 इज इक्वल टू m2d2/w2। सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगाते हैं और कुछ नहीं है। कितने व्यक्ति हैं भाई, 14 व्यक्ति हैं, तो मैंने लगा दिया 14 व्यक्ति। प्रतिदिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 7 घंटे कार्य कर रहे हैं। किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। काम कितना है 5/12, तो 5 यहां लिख लिया, 12 ऊपर लिख लिया, वैसे कट ही जाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बराबर आ जाओ m2। 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, प्रतिदिन t घंटे कार्य करके
काम को कितने दिनों में पूरा करना है, 15 दिनों में। अपॉन में बचा हुआ काम 5/12 काम हो चुका है, तो बचा कितना 1 - 5/12 दैट इज 7/12, तो बचा कितना 7। और देखो 12 आप लिखते या ना लिखते कोई फर्क नहीं था, क्योंकि ये तो हो जाना था कैंसिल आउट। अब सॉल्व करते हैं, देख लो अब यहाँ पे कुछ नहीं मुझे दिख रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, एक तो ये वैल्यू कट गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। अब आ जाओ यहाँ पर, और क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ से 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ये हो गया, 3 2 ज़ा 6, ये वैल्यू बन गई, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब देख लो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा और यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या नीचे से, तो और कुछ नहीं जाएगा, और कुछ वैल्यू भी नहीं कट रही है, तो देख लो ये हो जाएगा 2 7 14 दूना 28, तो ये वैल्यू बन गई 28 इंटू में 7 अपॉन में यहाँ पे बस आपके पास बचा हुआ है 5 इंटू 5 25 बराबर आ जाएगा टी के। अब देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा, बस कैलकुलेट करना है, 7 8 जा 56, 20 7 140, 8 7 56, 196 बटे में 25 बराबर आ जाएगा टी, और वी कैन से टी इज इक्वल टू 25 7 जा 175, बचेगा कितना 21, तो 7 से ही 21 बटे 25, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपसे क्या कह रहे हैं, तो आप कहोगे कि भैया ये जो 21 व्यक्ति हैं डेली अगर इतने घंटे 7 से ही 21 बटे 25 घंटे काम करते हैं, तो आपका टाइम, आपका काम गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी और इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। यह आपकी क्या थी, ये डे 1 की पीपीटी थी, आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप दोबारा भी एक बारी खुद से सॉल्व करके जल्दी से देखिए 10-15 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो दैट मीन्स चीजें आपकी सॉर्टेड है। मैं बढ़ता हूँ अगले, इसी पे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं अगले 30 क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। नंबरिंग विल रिमेन सेम, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं अगली पीपीटी हमारे पास कौन सी है। तो देखते हैं अब हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, एक डीलर अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। बहुत अच्छी बात है। अपने माल को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने % का डिस्काउंट देना होगा। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने सीजीएल टियर 2 में भी डिस्कस कराया था। भाई देखो क्या कह रहा है, 100 रुपए का आर्टिकल है, 30% बढ़ा दिया, 130 कर दिया। अब कह रहा है मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे लेके आना है, मतलब 130 को मुझे घटा के फिर से 100 लेके आना है, तो कितना घटाना होगा, 30 घटाना होगा, यही परसेंटेज निकाल लेना है। 30 आपको 130 का कितना परसेंटेज है, क्योंकि यही आपने सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन आपके पास 300 बटे में 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 23.08, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो मैं इसको रिपीट भी नहीं कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सबको क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है, अब देख लो ये क्वेश्चन कुछ बड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का दिखा रहा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान पर, क्या कह रहा है, नगद भुगतान पर कम की हुई कीमत पर 10% की और अधिक छूट प्रदान करता है। 5,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए ग्राहक को कितना नगद भुगतान करना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बस लैंग्वेज अच्छी है। यहां पर ये कह रहा है कि भैया पहले 20% की छूट दे रहे हैं, फिर जो वैल्यू बन रही है उस पे 10% की फिर से दे रहे हैं। कुल मिला के सक्सेसिव डिस्काउंट का सीधा क्वेश्चन है। अगर मेंटल कैलकुलेशन अच्छा है तो 20 + 10 - 20 × 10 बटे 100, तो 30 - 2 28%, 28 पंचे 140, 1400 का डिस्काउंट, 3600 आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने में बस इतना टाइम लगना था जितना मैंने बोला। कैसे किया, बेसिक से बता दे रहा हूं। पहले देख लो, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है। 5,000 की वस्तु पर अगर 20% का डिस्काउंट दोगे तो कितने पे बेचोगे, 80% पे। 80 बटे 100 का मतलब 4 बटे 5, तो आपने इतने में बेचा। उसके बाद आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, 10% का डिस्काउंट देने का मतलब 90% पे बेचोगे, विच इज व्हाट 9/10। तो ये कितना आ गया 9/10, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 100, 400 इंटू में 9, ये आ जाएगा 3600 आंसर है। ये एक तरीका हुआ। मैंने मेंटल कैलकुलेशन कैसे किया कि मुझे समझ में आ गया कि 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है, तो मैंने मन में कैलकुलेट किया 20 + 10 माइनस में 20 × 10 बटे में 100, 0 0 0 0 कट गया, 30 में से 2 गया, कितना बचा 28, कितना बचा 28। अब 28% का डिस्काउंट है 5,000 पे, तो 5,000 का 28% कितना आ जाएगा 1400,
और क्वेश्चन खत्म है, बस इतना सा क्वेश्चन था। तो ऐसे हम, अगर आपका मेंटल कैलकुलेशन अच्छा है, थोड़ा स्पीड अच्छी है, तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी इजी, वेरी क्विक मैनर। अदरवाइज तो फिर बेसिक भी मैंने बता ही दिया है, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के आगे बढ़ रहा हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, अब देख लो। चोर, पुलिस, रेसेस, इनसे एक अलग सा प्यार जगह है एसएससी का। हर शिफ्ट, हर पेपर, सब में पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर की दूरी से देखता है, बहुत अच्छी बात है। वह चोर का पीछा करना शुरू करता है, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है चोर, और पुलिस वाला दौड़ रहा है 8 मीटर पर सेकंड की चाल से। पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी। सबसे पहले तो ये निकालो कि ये पुलिस वाला इस चोर को कितनी देर में पकड़ेगा, दैट मीन्स टाइम। और टाइम बराबर दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 120। और अगर पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है, दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड में दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा। 8 - 6, 120 मीटर है, मीटर पर सेकंड है, डायरेक्ट मतलब 60 सेकंड में वो चोर क्या हो जाएगा, पकड़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पकड़े जाने तक उस चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, विच इज वेरी इजी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई की, 6 इनटू में 60, आंसर कितना आ गया, 360 मीटर के डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, और इस तरीके से वो आपका पकड़ाया जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कर चुके हैं, तो इनमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। जो थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन होगा, विल डेफिनेटली डिस्कस इन डिटेल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर को 28,448 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 12% का लाभ कमाता है, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं यदि लाभ को घटाकर 8% कर दिया जाए तो रेफ्रिजरेटर का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। और बहुत आसान है, मतलब देखो, अगर 12% के लाभ पर इतने में बेचा जा रहा है, दैट मीन्स वी कैन से कि 28,448 रुपए कितने की वैल्यू है, 112% की। मैं बार बार कहता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग को प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में खूब यूज करते हैं और डायरेक्ट एक एक स्टेप में आंसर लिखते हैं। तो आपको पता है 112% की वैल्यू है 28448। आपने बताना कह रहा है लाभ को घटाकर 8% किया गया। ध्यान से देखना, कई लोगों को डाउट होगा, कई लोग सोचेंगे लाभ 8% घटा दिया गया तो 112 में से 8% घटाने लगे, गलत है। कह रहा है इसको घटाकर 8% किया गया, मतलब 108% की वैल्यू बतानी है। तो आपको बताना है 108% की वैल्यू कितनी होगी। तो 28,448 अपॉन में 112 इंटू में 108, ये आपका आंसर है। तो प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे अब लॉजिक क्या कहता है, हो सकता है ना लगे, लेकिन लॉजिक मुझे ये पता है कि मेरा आंसर 108 का मल्टीपल होगा। और 108 होता है बेटा 27 गुणे 4, 4 को भूल जाओ, 27 को देखो 9 गुणे 3, मतलब आपका आंसर 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, बस इतनी सी बात है। 5 4 9 2 11, ये तो नहीं कटेगा। 4 2 6 3 9 6 15 2 17, ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा। 7 2 9 4 13 3 16 2 18, यही आंसर होगा। मेरा कैलकुलेशन लॉजिक तो यही है, आप चेक कर सकते हो। बहुत बेसिक लॉजिक है बेटा। मैंने क्या बताया कि ये आपका आंसर 108 से कटेगा। अगर आपका आंसर 108 से कटेगा तो 108 का फैक्टर क्या होता है, मुझे दिख रहा है कि उसमें 27 गुणे 4। हमेशा जब भी ऐसे फैक्टराइजेशन करना कि ये वैल्यू किससे डिविजिबल होगी, वहां पे प्राइम नंबर्स को खोजने की फोकस करना। प्राइम नंबर्स 27 गुणे 4 मैंने जानबूझ के लिया, नहीं 36 गुणे 3 में भी 3 आ जाएगा, और वहां से फिर हमें क्या चेक करेंगे, आंसर वहां से भी आ जाएगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। 27 गुणे 4, 27 में 9 और 3 है, तो मैं 2 नंबर उठाता हूं, हालांकि 9 प्राइम नहीं है, तो ये 9 से कट रहा है तो 3 से तो कटेगा। बाकी देख लो, 5 4 9 2 11, ना 3 से कट रहा है ना 9 से कट गया। 4 2 6 3 9 6 15 2 17, नहीं कट रहा है। 5 4 9 2 11 नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन था, डायरेक्ट आंसर मार दो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत अपने को नहीं है। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी इसमें, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, दो ट्रेनें एक ही समय में मुंबई और दिल्ली से क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 99 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया है
तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, आपका आंसर 26 10 36 5 41 41 का मल्टीपल होगा, ये कंफर्म है। और पहला ऑप्शन 41 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा भी 41 का मल्टीपल नहीं है। 41 एकम 41, 51 61 तो 63, बचेगा 22, 222। 41 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। अब ये 369 40 नवा, हाँ ये आ रहा है, यही आंसर है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, आपका डी इज द करेक्ट आंसर। और देखो कितनी मजे की बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये पेपर हुआ था जनवरी से लेके फरवरी तक, 76 शिफ्ट हुए थे, ठीक है। और आपका सीजीएल टीयर 2 हुआ है मार्च में, और सेम लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन कहां पूछा जा रहा है? जीडी में, जनवरी के पेपर में। तो देख रहे हो आप, ये क्रोनोलॉजी समझिए कि अगर आपने पेपर को लॉजिकली सॉल्व किया है, कुछ भी अलग दिखा, कुछ ढंग का दिखा, उसको कर लिया है, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। पढ़ता हूं जरा इस क्वेश्चन को, देखता हूं, आंसर तो यही होगा। अब लॉजिक समझाता हूं मैं। देखो बेटा, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जैसे दो आर्टिकल एक दूसरे से मिल रहे हैं, हो सकता है एक व्यक्ति कार से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, और दोनों 5 घंटे में मिलते हैं। तो साइकिल वाले ने भी 5 घंटे ट्रेवल किया है, कार वाले ने भी 5 घंटे ट्रेवल किया है, बशर्ते दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दोनों की डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी अलग अलग, क्योंकि साइकिल की चाल अलग होगी, कार की चाल अलग होगी, तो डिस्टेंस अलग अलग होगी, लेकिन टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। पहली बात तो ये समझना, अगर कभी भी दो चीजें मिल रही तो दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर है, तभी वो मिल रही है। पहली बात ये समझना है। दूसरा, आपसे पूछा गया डिस्टेंस बताओ। अब जैसे मान लो कि यहां से कोई बंदा कार से चला, यहां से कोई बंदा साइकिल से चला, दोनों मिले, इसने 5 घंटे ट्रैवल किया, इसने भी 5 घंटे ट्रैवल किया। अब इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल है मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब देख लो, टोटल डिस्टेंस 5 घंटे में कितना चला होगा? 300। टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा? 100। टोटल कितना आ गया? 400 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ये तो हुआ बेसिक। लॉजिक क्या है? मैं ये देखता कि भाई इसकी चाल 60 है, इसकी चाल 80 है, टोटल कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर, टोटल कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। और 5 घंटे ट्रैवल कर रहा है, 80 गुणे 5 कितना आ गया? 400। क्योंकि अल्टीमेटली आप यही तो कर रहे हो ना, 60 इंटू 5 प्लस में 20 इंटू 5। 5 अगर आपने कॉमन ले लिया तो 60 प्लस 20 ही तो आया। तो यही मैंने यहाँ पर देखा कि 26 इंटू में जो भी टाइम होगा और 15 इंटू में जो भी टाइम होगा, तो 26 15 41 इंटू में टाइम आएगा, आपका आंसर 41 का मल्टीपल होगा। और वो एक ही ऑप्शन था, तो अपना आंसर तो यहीं से आ गया। ये तो एक बेसिक, जहां से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मान लो कि दोनों टी घंटे में मिलते हैं। बेसिक क्या है? मान लो कि दोनों टी घंटे में मिलते हैं, तो टी घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी आ जाएगी? 26 टी। बोलो हाँ या ना? कितनी आ जाएगी? 26 टी। इसके द्वारा टी घंटे में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी? 15 टी। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11 टी। बराबर किसके है? 99 के। 26 माइनस 15 11 टी बराबर 99, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 9 आवर्स। मतलब दोनों मिलते हैं कितने में? 9 घंटे में। दोनों कितनी देर में मिल रहे हैं? 9 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस, इसने चला 26 टी, दूसरे ने चला 15 टी, डिस्टेंस आ जाएगी 41 इंटू में टी विच इज 9। आपके पास कितना आ गया? 369 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे इन तरह के क्वेश्चंस को कितना सेकंड्स में हमने सॉल्व किया, अगर आपके लॉजिक क्लियर है। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। हियर इज अ क्वेश्चन, ये आपके पास होमवर्क है, आप ट्राई करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके दोनों सेशंस, मतलब फर्स्ट 30 क्वेश्चन एंड 31 to 60, इन दोनों क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी सेशन के जस्ट बाद जैसे ही आपका 7:15 तक आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके बाकी क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट रह गया आज के सेशन में, तो आप डेफिनेटली कल के सेशन में उसको पूछ सकते हैं। मैं डिटेल में उसको डिस्कस कर दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर कोड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगेन कल शाम को 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड गुड नाइट।